Hello guys, this is Deepak Kumar and here for the third lecture of network theorem. In this lecture, we will know about steady state of response, transient response, and transient response of series RL circuit with DC excitation, as well as RL series circuit response using Laplace transform. And this topic will be covered in next lecture, that is transient response of RL circuit having AC excitation. ठीक है, तो पहले हम लोग जानते हैं स्टीडी स्टेट के बारे में, क्या होता है स्टीडी स्टेट रिस्पॉन्स एंड ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मान लो कि किसी का पैर टूट गया, ठीक है, तो क्या होगा, डॉक्टर के पास जाएगा और डॉक्टर का उसे ट्रीट करेगा, ठीक है, अगर ऑपरेशन की जरूरत होगा तो ऑपरेशन करेगा। लेकिन जो पैर टूट गया था, फिर से वापस से उसको चलने में कुछ समय लगेगा, समझो, और पूरी तरह से ठीक होने में काफी समय लगेगा। लेकिन कुछ समय ऐसा आएगा जहां से वो किसी और का सहारा लेना बंद कर देगा और खुद चलने फिरने लगेगा, थोड़ा बहुत दौड़ने भी लगेगा। तो मान लेंगे कि उस कंडीशन में अब वो नॉर्मल हो गया है, ठीक है। लेकिन उस नॉर्मल होने के और ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के बीच में जो टाइम लैप्स हुआ है और उसमें जिस तरह का उसका बिहेवियर था, उसने कितना कुछ बैसाखी भी लिया होगा, किसी ने लोग का सहारा लिया होगा और तब ये चलना शुरू किया था। तो वो जो उसको रिस्पॉन्स होता है ना, उस बीच के जो पीरियड है, उसके नॉर्मल होने से और बीमार होने के बीच का पीरियड, उस पीरियड को जानने, उसको अंडरस्टैंड करने, एनालिसिस करने को हम लोग ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स बोलते हैं। और जो नॉर्मल लगभग मान लेते हैं जो नॉर्मल था वहां पे पहुंच जाए, ठीक है, जो पहले से जिस रेट से दौड़ता था, खेलता था, तो वहां तक पहुंचने में उसको काफी समय लग जाएगा। लेकिन जैसे ही मान लेते हैं कि ये नॉर्मल हो गया है, हम बोलेंगे वो स्टीडी स्टेट पे आ गया है या उसको स्टीडी स्टेट रिस्पॉन्स बोलेंगे, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होता है क्या है कि मान लो कोई नेटवर्क है हमारे पास, कोई भी नेटवर्क हो सकता है, और उस नेटवर्क में कुछ भी हम लोग छेड़छाड़ करेंगे। मान लो कि नेटवर्क में कुछ सोर्स नहीं था, तो उसमें हमने क्या किया, एक सोर्स लगा दिया, तो क्या होगा, उसमें भी डिस्टरबेंस होगा, करंट बिल्डअप होना शुरू होगा। अगर मान लो उसमें से करंट सोर्स निकाल दिया, हटा दिया, तो भी उस सर्किट से कोई चार्ज होगा, कैपेसिटर, इंडक्टर, तो वो अपना चार्ज डिस्चार्ज करना शुरू करेगा। तो फिर से उसमें एक वापस से ट्रांजिएंट क्रिएट होगा। या बड़ा लोड लगा दे किसी नेटवर्क में, कोई भी नेटवर्क है वो अपना नॉर्मल ऑपरेशन कर रहा था, एक बहुत बड़ा सा लोड लगा दिया। जैसे कि आपने क्या किया, आपका घर से जनरेटर की लाइट आ रही थी और आपने उसमें अचानक से हाइड्रोजन लगा दिया, तो अब देखिएगा कि आपका बल्ब जो है पहले से जो था वो फिर से डीमर हो गया है। तो क्या हुआ ये, और ये जो टाइम लगता है ना, उसको बोलेंगे ट्रांजिएंट। और उसके बाद क्या होगा, फिर से वो डिमर जलना शुरू हो जाएगा, डिमर ही जलेगा जब तक आपने फिर से हीटर को या जो भी आपको हाइड्रोजन है वो हटाया नहीं। तो वो फिर उसको ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि अगर फर्स्ट एक डीसी था, डीसी एक्साइटेड था सर्किट, जो पहले से चार्ज नहीं था, तो उसका जो चार्ज हुआ है उसमें आउटपुट हुआ है जो हमारे डीसी एक्साइट करने से। ये कैसे होता है मैं आगे बताऊंगा। तो ये समझो कि जो इनपुट मैंने चेंज किया उसमें आउटपुट आने में ये कुछ इसका इस तरह से बिहेवियर था, ठीक है, ऐसे बिहेवियर था। और ये हमारा स्टेडी स्टेट आपको दिख रहा होगा कि ये लगभग लगभग इसको टच करेगा, कुछ ही बहुत सारे बहुत लंबे समय के बाद, लगभग इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा तब ये टच करेगा इसको। तो मान लेता हूँ कि ये जो कुछ जब तक हमको लगा कि हाँ यहाँ से ये अब लग रहा है कि इसके तरफ सेटल हो चुका है, तो उसको बोलेंगे बैरियर हो गया। और यहाँ से यहाँ का जो पीरियड है उसको ट्रांजिएंट पीरियड बोलेंगे। और फिर ट्रांजिएंट के बाद का जो पीरियड है उसे हम स्टेडी स्टेट बोलेंगे, ठीक है। चलिए फिर से एक बार हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द पार्ट ऑफ द रेस्पॉन्स विच गोज टू जीरो एज टाइम इंक्रीजेस। मतलब क्या हुआ
कि ऐसा पार्ट जो कि टाइम इंक्रीज होने के बाद जीरो की तरफ मुड़ता जाए, मतलब जीरो को टेंड करता जाए, उसे बोलेंगे ट्रांजिएंट। उसके बाद लगभग लगता है कि कांस्टेंट होने लगा है तो हम लोग बोलेंगे ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। क्योंकि यहाँ पे आपको भी दिख रहा होगा कि यहाँ पे प्रॉपर स्टेडी स्टेट नहीं आया है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा एरर में कंसीडर करते हैं। यहाँ थोड़ा सा मान लेते हैं कि स्टेडी स्टेट एरर है, ठीक है। लेकिन अगर ये एसी में होता, फर्स्ट स्टेज का, फर्स्ट ऑर्डर का अगर ये वेवफॉर्म है, तो कुछ इस तरह दिखता। क्योंकि इसका एक तो इंक्रीज हो रहा है आउटपुट, और उसके बाद क्या हो रहा है, इसका फ्लक्चुएशन भी हो रहा है, ये अल्टरनेट भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो हो क्या रहा है, इस तरह से पहले इंक्रीज किया है, और उसके बाद कुछ सेटिंग होने लगा है, लगभग सेट होने के करीब होने लगा है, जैसे पीछे डीसी में हो रहा था, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसमें भी यहाँ तक अगर मान लेते हैं कि यहाँ से अब वो जो इंक्रीज हो रहा था वो अब फ्लैटन होने लगा है, कांस्टेंट होने लगा है, तो उसको बोलेंगे ट्रांजिएंट। और उसके बाद का जो पीरियड होगा उसको स्टेडी स्टेट पीरियड बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि ये अल्टरनेट है, इसलिए ये अल्टरनेट हो रहा है ये, ठीक है। और ये स्टेडी स्टेट में भी अल्टरनेट होता रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं अपने ये वाले के बारे में, तीसरा पॉइंट, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ आरएल सीरीज सर्किट हैविंग डीसी एक्साइटेशन, इसको जानते हैं, ठीक है। अब मान लेता हूँ कि कोई ये सर्किट था, कोई नेटवर्क था, ये नेटवर्क था पहले से, इंडक्टर जो है ये डिस्चार्ज था, कोई चार्ज नहीं था इंडक्टर, ठीक है, ये डिस्चार्ज था, और डिस्चार्ज एट t 0 पे इसे कनेक्ट किया गया। उसके बाद होगा क्या, करंट बिल्ड होना शुरू होगा, इसमें करंट बिल्ड होना शुरू होगा, पहले कम होगा फिर धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन वो कैसे बढ़ेगा उसको देखते हैं हम लोग। चलो हम लोग केवीएल लगाते हैं, इसमें केवीएल लगाएंगे तो क्या होगा, ये माइनस प्लस में क्या हो, माइनस से प्लस जाने पे पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक है। और ये आप इसको अगर माइनस प्लस लिखना हो तो लिख सकते हो, प्लस माइनस। अब इसमें देखो प्लस से माइनस जा रहा हूँ मैं, इससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ इस लूप में, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, V माइनस आई आर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड माइनस ऑफ L di/dt। ये di/dt, L di/dt जो है ये है क्या, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, VL जो होगा L di/dt, ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा मोस्टली। फिर उसके बाद क्या करना है, बस रीअरेंज करना है इसको थोड़ा सा, और मान लो तो मैं इन लोगों को क्या किया, इधर भेज दिया, ठीक है। तो जो ये नेगेटिव के साथ था वो पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव के साथ था वो नेगेटिव हो गया। उसके बाद थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं, ये जो नेगेटिव L था मैं उसको क्या किया, इधर भेज दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो L जो इधर मल्टीप्लाई में था वो इधर आकर डिवाइड में हो गया, माइनस था, माइनस ऊपर लिखो नीचे लिखो बात बराबर है, ठीक है। और ये जो था इसमें से मैंने R कॉमन लिया, R कॉमन लिया तो क्या होगा, I बच गया यहाँ पे, और ये R जो यहाँ कॉमन लिया है तो ये B के नीचे R आ जाएगा डिवीजन, ठीक है। दूसरे स्टेप में ये क्या करना है, ये जो है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये नीचे भेज देना है। मैं इसको क्या किया, दूसरे स्टेप में नीचे भेज दिया, और यहाँ पे जो ये dt था वो आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब सिंपली इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेट करते हैं, ये तो इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन क्या होगा, ये क्या है, di/i, मतलब क्या है, आपको ऐसा कुछ फॉर्म है dx/x प्लस या x माइनस a, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है आपको याद होना चाहिए, उसका जो इंटीग्रेशन होता है ln x माइनस a होता है, ठीक है। तो यहाँ भी उसका इंटीग्रेशन जो है मैंने लिखा ln i, यहाँ पे x था लेकिन यहाँ पे करंट फंक्शन है तो लिखा i माइनस v/r, जो v/r जो कांस्टेंट था पहले से वो कांस्टेंट यहाँ भी है, ठीक है। और इधर क्या होगा इंटीग्रेशन, l माइनस ऑफ r/l जो हो तो वो तो कांस्टेंट है,
और उसके बाद क्या हुआ, 1 है यहाँ पे छुपा हुआ, तो उसका इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या होगा, t होगा, तो t लिख दिया। क्योंकि ये इंडिफिनिटी इक्वेशन था इसलिए मैंने कांस्टेंट ऐड किया। अब बोलोगे कांस्टेंट में सर ln भी क्यों ऐड किया? ln में इसलिए किया कि थोड़ा सा कैलकुलेशन हमको आसान हो जाए यहाँ पे, क्योंकि जब भी आपको एक्सपोनेंशियल या अब ये सोचो ln का फॉर्म में अगर इंटीग्रेशन आ रहा है तो जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई करो ऐड करो उसको आप कोशिश करो कि ln के फॉर्म में ही लिखे, क्योंकि अब k लिखे या k को हमने लिख लिया, मान लो यहाँ पे ln c लिख लिया, ठीक है, k इक्वल टू ln c, क्या फर्क पड़ता है, कांस्टेंट ही तो है, ठीक है। अब मैं इसको ln c को इधर भेज रहा हूँ, तो ये प्लस में था तो इधर माइनस में हो गया। और आपको पता है ln a माइनस ln b इक्वल टू क्या होता है, ln a अपॉन b, ठीक है। बस उसका ही यूज किया हूँ यहाँ पे एक रिलेशन, ये वाला यूज किया, तो क्या किया, ln a की जगह कोई i माइनस बी अपन r है तो i माइनस बी अपन r लिखा, b क्या था एक c, तो c को मैंने नीचे लिख दिया, और ये टोटल जो है ये ln के नीचे अंदर में है, ठीक है। और ये तो एज इट इज लिखा गया है, ठीक है। अब क्या होगा, अब ln को मैंने हटाना है तो क्या करूंगा, ln को हटाना है मुझे तो एक्सपोनेंशियल लेना पड़ेगा, जो इसके अंदर वाला चीज होगा वो किसके इक्वल होगा, e टू दी पावर ये होल का। आप लोगों को पता होगा जैसे कि मान लो ln x इक्वल टू 5 है, तो x वैल्यू क्या होगा, e टू दी पावर 5, ठीक है। फिर से आप चाहो तो चेक कर लो, ln 5 इज इक्वल टू ln e टू दी पावर 5, अब ln को e है, e बेस होता है ln का, तो क्या आ जाएगा 5, मतलब सेम चीज है, ठीक है, ये सेम चीज है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो ठीक है। अब देखो ये c था नीचे, वो इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, c मल्टीप्लाई होगा। अब नीचे का कंडीशन लगाते हैं, हमको पता है कि t इक्वल टू 0 पे आपको बोला कि क्या था, करंट बिल्कुल डिस्चार्ज था, सॉरी इंडक्टर बिल्कुल डिस्चार्ज था, तो उससे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था, इसलिए मैं क्या किया, t इक्वल टू 0 पे करंट i का वैल्यू 0 है, मैं ये वाला वैल्यू डाल रहा हूँ i की जगह पे, ठीक है। i इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0, ये v अपॉन r था वो एज इट इज रहेगा, c और t क्या था, t 0 रखना है तो t 0 लिखा। अब e टू द पावर 0 क्या होगा वैल्यू, e टू द पावर 0 का जो वैल्यू माइनस हो या प्लस हो फर्क नहीं पड़ता, वो क्या होता है 1, e टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, या किसी भी कांस्टेंट के पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 ही होता है, ठीक है। तो अब क्या है, c का वैल्यू क्या है, यहाँ से c बचा और यहाँ से माइनस b अपॉन r, c का वैल्यू मेरा आ गया v अपॉन r, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या c का वैल्यू जो है मैं पुट कर रहा हूँ किसमें, जो इक्वेशन था, कौन इक्वेशन सेकंड, कौन सा, ये वाला, इसमें क्या था अननोन, एक c तो अननोन था, अब मुझे c का वैल्यू रखना है, यहाँ पे मैं रखता हूँ इसका वैल्यू, वैल्यू c का था माइनस ऑफ v अपॉन r, मैंने रख दिया। अब इसको क्या i माइनस v अपॉन था, मुझे i निकालना है, यहाँ पे i जो है टाइम का फंक्शन है, यहाँ पे आप ध्यान रखिए, यहाँ पे i एक है टाइम का फंक्शन है, ये अभी तक कोई ट्रांसफॉर्म नहीं किया गया है, ये टाइम का फंक्शन है। अब देखो i का जो वैल्यू आया, मैं v को इधर भेज दिया और v को कॉमन लिया, v अपॉन r को, तो क्या बच गया, 1 माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ r अपॉन l इंटू t, और ये हमारा फाइनल रेस्पॉन्स आ गया, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि इसको टाइम सेटल होने में लगभग इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा, लेकिन हम लोग एक्चुअल थ्योरेटिकली ये मान के चलते हैं कि लगभग 4 टाइम कांस्टेंट, अब यहाँ पे टाइम कांस्टेंट क्या है, टाइम कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है एल अपॉन आर होता है। अब देखो एल अपॉन आर आता कैसे, मैं बता देता हूँ थोड़ा वो भी, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर 1 माइनस ई टू द पावर, अभी देखो आर अपॉन एल था तो उसको क्या माइनस हो टी रहने दो, अब एल था नीचे और नीचे से लाओ हुआ नीचे, जैसे ऊपर वाला ये मैं आर को नीचे ला रहा हूँ तो डिवीजन, ऊपर मल्टीप्लाई में था तो नीचे डिवीजन में आ जाएगा, और ये जो है ना इससे कंपेयर करो तो टाउ का वैल्यू क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू एल अपॉन आर, इसी को बोलते हैं हम लोग टाइम कांस्टेंट। तो लगभग मानते हैं कि 4 टाइम कांस्टेंट के बाद
ट्रांजिएंट हमारा अचीव हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा एरर वहां पे रहेगा एक्चुअली कंप्लीट अचीव होने में, कि उसको इनफाइनाइट टाइम, लगभग इनफाइनाइट टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो थोड़ा सा बचा उसको हम लोग एरर कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये स्टेडी स्टेट वैल्यू है, ये लगभग आपको इनफाइनाइट टाइम पे ये वाला वैल्यू मिलेगा। ठीक है, आप चाहो तो देख सकते हो कि टाइम का वैल्यू जब इन्फिनिटी होगा, लगभग इन्फिनिटी टेंड्स करेगा, तो ई टू माइनस इन्फिनिटी होगा इसका वैल्यू। ई टू माइनस इन्फिनिटी क्या होगा जी, जीरो। जैसे कि मान लेता हूँ आई एट टी इज इक्वल टू टी टेंस टू इनफाइनाइट। ठीक है, वो क्या होगा, लिमिट टी टेंस टू इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट मान लेता हूँ, इनफाइनाइट वैल्यू क्या होगा, और आगे आ रहा था वैल्यू बी अपॉन आर 1 माइनस ई टू द पावर, अब इनफाइनाइट है माइनस ऑफ टी अपॉन टाउ है। इसका वैल्यू अगर टी का वैल्यू इनफाइनाइट डाले तो क्या आएगा, बी अपॉन आर, इधर 1 माइनस ये 0 हो जाएगा, क्या है वैल्यू, बी अपॉन आर। तो लगभग जो इनफाइनाइट टाइम पे इसका वैल्यू है करंट का, वो बी अपॉन आर हो जाएगा। लेकिन यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, इसका ग्राफ बनाओगे आप ये वाला फंक्शन का, तो कुछ ग्राफ इस तरह से आएगा। ठीक है, तो ये हमारा टाइम जो है वो स्टेडी स्टेट वैल्यू है एट टी इक्वल टू इनफिनिट पे। ठीक है, ये बी अपॉन आर, आई का वैल्यू मतलब मैक्सिमम इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देख रहा पहले क्या हुआ था, पहले ज्यादा रेट से इंक्रीज किया है करंट, ज्यादा रेट से बिल्डअप हुआ है, उसके बाद फिर धीरे 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 स्लो होते गया है, उसके बाद लग रहा है कि अब बहुत कम इंक्रीज हो रहा है। इसलिए हम लोग मान रहे हैं यहाँ पे कि अब हमारा क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट आ गया है। तो ये हम लोग को यहाँ तक का जो जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको मानते हैं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है, और इसके बाद का वो उसको बोलेंगे स्टेडी स्टेट, इसको बोलेंगे स्टेडी स्टेट। ठीक है, अब क्या, ये तो हम लोगों ने क्या क्या बाय द इंटीग्रेशन किया, लेकिन मान लो अभी तक हमारा सेकेंड लेक्चर है, उसमें बताया था आपको कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, और सर्किट के प्रॉब्लम में यूज होता है। तो चलो मैं इसको क्या करता हूँ, लाप्लास से करके देखता हूँ, वो इससे ज्यादा आसान होता है, आपको इतना सारा इंटीग्रेशन करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म करके देखते हैं कि क्या आता है। चलो मैं कंसीडर करता हूँ इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 1 क्या है, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये है इक्वेशन 1 हमारा, ये वाला जो कि केवीएल से हमने लाया है। ठीक है, v माइनस आई आर माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये रहा हमारा इक्वेशन 1, v माइनस आई आर माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। अब हमको क्या करना है, तीन बताया था कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म से सॉल्व करने के लिए किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के 3 स्टेप करना पड़ता है। पहला स्टेप में क्या, कि आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको क्या ट्रांसफॉर्म लो, पहला तो ट्रांसफॉर्म लो, और दूसरा क्या करना है कि उसको सॉल्व करना है कन्वेंशनली, ताकि उसका इन्वर्स लेना मेरा आसान हो जाए। ठीक है, उसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद तीसरा स्टेप है क्या, इन्वर्स लेना, इन्वर्स, और हमारे पास जो आएगा वो हमारा सॉल्यूशन होगा। बस 3 स्टेप लेना है। पहले स्टेप में क्या किया मैंने, पहले स्टेप में लाप्लास लिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, v है, v मतलब वोल्टेज सोर्स का जो वैल्यू है वो तो एक कांस्टेंट है यहाँ पे डीसी में, v कांस्टेंट है। मान लो कि इसके साथ मल्टीप्लाई है एक 1 तो होगा मल्टीप्लाई में। अब बताया था कि इसका लाप्लास क्या होगा, लाप्लास v कांस्टेंट है तो v को आप बाहर ले लो, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 ही होगा, सॉरी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, और 1 का लाप्लास क्या है, इसमें स्टेप फंक्शन था, तो 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आ रहा था, 1 अपॉन s। तो ये v है, v उल्ट पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा, v अपॉन s। सो यहाँ पे लिखा हुआ है vs को, v अपॉन s। जिसको ज्यादा प्रॉब्लम होगा आप क्या करो, इसका हमारा सेकंड लेक्चर है उसे आप जरूर देखो, मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, और देखो दूसरा में क्या है, i जो कि यहाँ पे टाइम का फंक्शन है और ये वेरिएबल है। ठीक है, तो i का जो
लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो डायरेक्ट टाइम का रिस्पॉन्स में था, ये टाइम के रिस्पेक्ट में था, दूसरे बार में क्या हो जाएगा एस डोमेन में हो जाएगा। यहाँ पे टाइम डोमेन में था, अब एस डोमेन में हो जाएगा। कांस्टेंट इसमें पहले मल्टीप्लाई था तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट वैसे ही कि वैसे मल्टीप्लाई रहेगा। ठीक है। अब तीसरे ये जो है पॉइंट, इसके लिए क्या करना है, ये देखो मैंने बताया था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल फंक्शन, जैसे कि एक बार डिफरेंशिएट किया हुआ है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कैसे लेना है, तो वो भी आपको सेकंड लेक्चर में होगा, आप ध्यान से देख सकते हो। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि उसका क्या होता है। जब कोई डिफरेंशिएट होता है फंक्शन, उसका लाप्लास लेते हैं तो क्या आ रहा था, एस एफ एस एस, वहां पे आ रहा था, मैं फंक्शन लिया था एफ टी, तो आ रहा था एफ एस एफ एस माइनस एफ जीरो, ये आ रहा था। यहाँ पे क्या था, फंक्शन था एफ टी, लेकिन जो यहाँ पे फंक्शन है वो कौन था, क्या है आई टी, जो मैं टी नहीं लिखा हूँ, बट ये समझ लो कि टाइम के रिस्पेक्ट में अभी है। ठीक है। तो यहाँ पे जो था टाइम के रिस्पेक्ट में वो क्या चेंज हो गया, एस एस डोमेन में। अब वो एस आई एस माइनस आई जीरो, कई बार पिछले जो लैपलास वाला लेक्चर है उसमें कुछ लोग बोले थे कि सर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, क्योंकि वो मैथमेटिक्स से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन इसलिए हो गया है क्योंकि मैथमेटिक्स में हम लोग इनिशियल वैल्यू लेते नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे हमने इनिशियल वैल्यू नहीं लिया तो हमारा बहुत जगह गलत हो जाएगा, ये बात को ध्यान रखना। और हम लोग जब इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं तो उन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, हम आपको खुश करने के लिए इजी नहीं कर सकते, जो कॉन्सेप्ट है उसे तो बताना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैंने बताया था कि आई जीरो पे, पहले ही बताया था, करंट जो है टी इक्वल टू जीरो पे, आई जीरो का मतलब क्या है, टी इक्वल टू जीरो पे करंट का वैल्यू, आई जीरो पे सॉरी टी जीरो पे करंट का वैल्यू जीरो है, मतलब आई जीरो इज इक्वल टू जीरो है। ठीक है। तो ये वैल्यू मेरा तो जीरो हो जाएगा, ये वाला वैल्यू। आगे क्या होगा, ये लिखा हुआ है जीरो हो जाएगा। ये कोई समझ रहा होगा यहाँ प्लस क्यों लिखा हुआ है, प्लस इसलिए लिखा हुआ है कि जब कनेक्ट किया होगा ना उससे जस्ट बाद, इसलिए प्लस लिखा हुआ है। मतलब जिसमें कनेक्ट किया वो टी इक्वल टू जीरो था, उसके जस्ट बाद वैल्यू क्या होगा, जस्ट तुरंत बाद, तो उसके जस्ट बाद जीरो ही होगा, ये समझ लो कि जीरो ही लिखा हुआ है वो। ठीक है। तो हमारा अब फिर से क्या बच गया मेरा इक्वेशन, बी अपॉन एस माइनस आर आई एस माइनस एल एस आई एस। अब यहाँ पे देखो ये तो फंक्शन है मेरा, ठीक है, बाकी ये कि ये इसमें कोई फंक्शन मल्टीप्लाई नहीं है, तो ठीक है मैं उसको इधर छोड़ता हूँ और यहाँ से क्या कर आई एस मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है। क्या बच गया, आर प्लस ये वाला एल एस। ठीक है। अब एक बार और निकालते हैं, क्या आई एस का वैल्यू क्या आएगा, आई एस यहाँ पे एक और चीज मैंने कॉमन ले लिया, ये जो यहाँ पे था इसमें एल कॉमन ले लिया क्योंकि ये एस के साथ एल मल्टीप्लाई है, तो अगर इसके साथ एल मल्टीप्लाई रहेगा तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ज्यादा, किसके लिए, इनवर्स निकालने के लिए। ठीक है। इसलिए मैं उसको आसान करने के लिए एल को कॉमन ले लाता हूँ कि जो वेरिएबल है उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में ना रहे। ठीक है। तो मैंने क्या किया, एल कॉमन ले लिया और s प्लस आर अपन एल, ये एल है। ठीक है। ये चीज जो है ये एल है, एल मेरा बच गया। अब आई एस का क्या वैल्यू आया, आई एस इक्वल टू वी, जो कि पहले से था, ये वाला एल चला गया है ये डिवाइड में, और ये एस पहले से था और ये वाला चीज ये आ गया है कहां से यहाँ। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है, तो अब ये मेरा बच गया है फाइनल करंट का वैल्यू एस डोमेन में आ गया है। अब हमको क्या है, इसको पहला काम तो हमने कर लिया और दूसरा काम को मैं आधा कर लिया, मैं तो सॉल्व कर रहा हूं इसको, लेकिन ये इसका हम लोग नहीं जानते इनवर्स। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। ठीक है। मान लेते पार्शियल फ्रैक्शन लगाया तो a अपॉन एस प्लस बी अपॉन एस प्लस आर अपॉन एल, ये दो होगा, पार्शियली फ्रैक्शन करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन अगर किसी को नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि पार्शियल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है। मैं उस पर भी एक लेक्चर दूंगा, उस पर वीडियो बना के दूंगा। ठीक है। तो
ये मैंने मान लिया कि कोई a अपॉन एस होगा और b अपॉन ये वाला वैल्यू होगा। अब a b निकालना है, कैसे निकालते हैं? तो जो भी फंक्शन है आपका ये वाला, ठीक है, आपने यहाँ डिनोमिनेटर में क्या लिया है s, ठीक है, तो s का छोड़कर बाकी पूरी फंक्शन को आप लिख दो। मैंने लिख दिया, सॉरी यहाँ पे लिखा, ये लिख दिया। अब ये जो आपने लिया है डिनोमिनेटर में उसको जीरो के इक्वेट करो, तो यहाँ पे s ही है तो s को मैंने जीरो के इक्वेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो s का जो वैल्यू का आएगा क्या है, जीरो, वो मैं यहाँ पे जीरो डालूंगा, s इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब s इक्वल टू जीरो डालो तो ये वाला तो वैल्यू जीरो हो गया। अब v अपॉन एल क्या बचेगा, v अपॉन एल, ये जीरो डालेंगे v अपॉन एल और नीचे से बचेगा क्या, r अपॉन एल, एल एल कैंसिल हो जाएगा, एल एल कैंसिल हो जाएगा, बच गया क्या, v अपॉन r, ठीक है। तो आ गया मेरा v अपॉन r, a का वैल्यू, b का वैल्यू निकालना वैसे ही। तो b के निकालने के लिए मैं क्या, b के डिनोमिनेटर में क्या है s प्लस r अपॉन l, तो जो मेन फंक्शन है मेरा, तो उसमें ये r अपॉन r प्लस सॉरी s प्लस r अपॉन l का जो वैल्यू है उसको छोड़कर ये जो बाकी फंक्शन है मैं उसको लिखूंगा एक ब्रैकेट के अंदर। और अब देखो, अब इसको जीरो के इक्वल करना है, जीरो किसके करना है, s प्लस जो कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में है r अपॉन l को जीरो के इक्वल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे s का क्या वैल्यू आएगा, माइनस ऑफ r अपॉन l, ठीक है। अभी माइनस ऑफ r अपॉन l का जो वैल्यू होगा इसको रखना है मुझको, यहाँ पे s बचा हुआ है वहां। अब ठीक है, फिर रख देता हूँ माइनस ऑफ r अपॉन l का वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, v इक्वल टू v अपॉन l पहले से था और फिर से लिखना है माइनस ऑफ r अपॉन l, क्या आ जाएगा मेरा, माइनस एल एल कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस v अपॉन r। अब हमारा ए बी दोनों आ चुका है, मैं उसको क्या कर रहा हूँ, मेन इक्वेशन जो पहले से था ये वाला इक्वेशन उसमें रख देता हूँ, तो ये आ गया। अब देखो v अपॉन r तो कांस्टेंट है, एंड आपको पता होगा पिछले आपने लाप्लास ध्यान से देखा होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाला लेक्चर 2, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वन अपॉन एस जो होता था वो किसका आता था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वन, वन का लाप्लास ये आता था, ठीक है। अगर हमको इन्वर्स लेना है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसको इधर ले तो क्या आ जाएगा, इन्वर्स आएगा, इन्वर्स ऑफ वन अपन एस क्या आएगा, वन आएगा, ठीक है। तो अब देखो v अपन r तो पहले से कांस्टेंट था तो कांस्टेंट लिख दिया, अब वन अपन एस बचा यहाँ पे, वन अपन एस का अभी बताया कि लाप्लास इन्वर्स क्या होगा, वन, वन लिख दिया। अब देखो v अपन ये वाला तो पहले से था, ये कांस्टेंट है तो इसको छोड़ दो, जैसे कांस्टेंट था v अपन r मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या बचा, एक वन अपॉन एस प्लस आर अपॉन एल। तो आपको पता है मैंने क्या बताया था कि वन का जो लाप्लास होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म वन, वन अपॉन एस होगा। लेकिन अगर क्या होगा इसमें, अगर कोई ई टू द पावर कुछ मल्टीप्लाई कर दे माइनस ए से, ठीक है, वन, तो इसका लाप्लास क्या हो जाएगा, एस जहां पे था वहां पे ई टू पावर एटी है, जहां पे एस था वहां पे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस के साथ एस के साथ ऐड हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं होगा, एस के साथ ऐड हो जाएगा एस प्लस, ये आएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ ऐसा ही है, एस प्लस आर अपन एल, जहां पे ए है वहां पे क्या है, ए इक्वल टू आर अपन एल है, ठीक है। तो अब इसका इन्वर्स क्या होगा, अगर मान लो इसका इन्वर्स ले तो जो यहाँ वाला वैल्यू है वो आएगा, ये पहले से ये इधर आ जाएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा। तो इसका इसका लाप्लास क्या, इन्वर्स क्या होगा, पहले से v अपन r जो पहले से था e टू द पावर माइनस ऑफ 80, जैसे कि यहाँ पे e टू द पावर माइनस ऑफ 80 है, ठीक है। अब a का वैल्यू जो मान लेता हूँ, a यहाँ पे जो क्या है, a का वैल्यू r अपन l है, तो लिख दिया r अपन l। अब v अपन r क्या है, दोनों में है तो कॉमन ले लो, ये आ गया। और यही चीज तो आया था पिछली बार इंटीग्रेशन करके, तो आपको पता चला कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने से कितना आसान आ जाता है। बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे करना है, तो लाप्लास थोड़ा
थोड़ा क्या बहुत ही आसान कर देता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में। बहुत सारे डिफरेंशियल इक्वेशन जो मैन्युअली ऐसे आप इंटीग्रेट करके बहुत मुश्किल से सॉल्व कर पाओगे, उससे आप लाप्लास यूज करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका डिस्चार्जिंग केस हम लोग देख लेते हैं एक बार। जो भी प्रॉब्लम होगा आपने वीडियो के क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उस पे हो सकता है लाइव सेशन भी देता हूँ, तो लाइव सेशन में अभी आपको बुला सकते हैं। ठीक है, जो भी डाउट होगा वो लाइव बुलाकर दिया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं डिस्चार्जिंग के केस में। मान लो कि ये वाला सर्किट था पहले से, मैंने क्या किया वहां से स्विच को हटाया और एक शॉर्ट कर दिया। ठीक है, अब शॉर्ट किया तो क्या होगा, अभी तो शॉर्ट किया, ये तो चार्ज था, तो करंट इसमें एज इट इज फ्लो उसी समय तो करेगा, लेकिन क्या होगा धीरे धीरे ये डिस्चार्ज होना शुरू करेगा रेजिस्टेंस के थ्रू, और ये इसका एनर्जी है वो डिसिपेट होगा हीट के फॉर्म में। ठीक है, तो जब ये करंट होगा ये इसके लिए टी, ये इसके लिए टी इक्वल टू 0 पे ज्वाइन किया गया है। ठीक है, लेकिन ये जो टी इक्वल टू 0 था, ये पहले वाला जो सर्किट था उसके लिए टी इक्वल टू लगभग इनफाइनाइट था, मतलब स्टेडी स्टेट अचीव हो चुका था। और आपको पता था स्टेडी स्टेट पे वैल्यू क्या आ रहा था, आई। अब इसके लिए टी इक्वल टू 0 पे करंट होगा, वो पिछले वाला सर्किट के लिए स्टेडी स्टेट वाला करंट होगा, और वो कितना आ रहा था बी अपॉन आर। वो भी बताया हूँ, आप ऊपर प्रीवियस करके देख सकते हो, मैं बताया हूँ क्या स्टेडी स्टेट का वैल्यू देखो, यहाँ पे स्टेडी स्टेट बी अपॉन आर आ रहा था, उसको मैं कैलकुलेट करके भी बताया हूँ आपको कि ये बी अपॉन आर स्टेडी स्टेट पे आएगा। ठीक है, वापस से आते हैं हमारा डिस्चार्जिंग केस पे। तो टी इक्वल टू 0, आई इक्वल टू आई जो कि करंट का वैल्यू है, टी इक्वल टू 0 पे ये आ रहा था इस सर्किट के लिए डिस्चार्जिंग के केस के लिए। फिर से अब इसमें इसका रेस्पॉन्स जानने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, केवीएल लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये फिर से ही हमारा ये प्लस होगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ठीक है, तो लगाता हूँ केवीएल माइनस ऑफ आई आर माइनस एल डी अपन डी टी इक्वल टू 0, क्या आया। अब ये वाला इधर रख रहा हूँ मैं, इसको इंटरचेंज करता हूँ, ये वाला इधर जा रहा है लेकिन मैं उसको पहले लिख रहा हूँ। ठीक है, तो एल डी अपन डी टी, ये माइनस साइन का था पहले तो माइनस साइन ही रहेगा। फिर से क्रॉस करना है, आई को मुझे इधर भेज देना है, आई को इधर भेज देना है, और dt को इधर भेज देना है, और l भी इधर ही आएगा। तो l मल्टीप्लाई में था इसलिए डिवाइड में आ गया। अब सिंपली इसका इंटीग्रेट कर देना है हमको, इंटीग्रेशन करते हैं। अब फिर di अपन आई है, क्या हो जाएगा ln i, और ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन होगा वो उसमें केवल सिर्फ, सॉरी यहाँ पे dt लिखा हुआ है, ये t मल्टीप्लाई t होगा। ठीक है, ये समझो dt नहीं, ये d नहीं है, t है। ठीक है, तो t मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर से वो ln के मान लेता हूँ कोई कांस्टेंट, क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट मैंने ऐड कर लिया, इसको इधर भेज लो तो क्या आ जाएगा ln i माइनस ln k इक्वल टू माइनस r अपन l, और ये का वैल्यू जो है ये t है, ये क्या है t है, जो ये वाला t था ये वही t है। ठीक है, अब ये देखो a, अभी तो पता है कि ln a माइनस ln b जो होता है ln a अपन b हो जाता है, तो ये हो गया i अपन k, और ये तो एज इट इज रहेगा। अब क्या होगा, अगर ln हटाएंगे तो e टू द पावर इधर आ जाएगा। अब ये वाला वैल्यू आया आई अपन के इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ऑफ आर अपन एल इंटू टी। यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम होना चाहिए, क्योंकि सब कैलकुलेशन भी हो रहा है और मैं एक एक बेसिक चीज भी बता रहा हूँ, थोड़ा सा थोड़ा भी कैलकुलेशन जो भी हो रहा है। ठीक है, और थोड़ा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये कि इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारा आ जाएगा इक्वेशन आई इक्वल टू के ई टू द पावर माइनस ऑफ आर अपन एल इंटू टी। फिर यहाँ भी क्या होगा कि हमारा कॉन्सेप्ट है जो कि अननोन है, नहीं पता, तो हमको इनिशियल कंडीशन पता है टी इक्वल टू 0 पे आई का वैल्यू कितना था v अपॉन आर। ठीक है, तो डालते हैं टी इक्वल टू 0 पे v अपॉन आर का इनका वैल्यू है, t यहाँ पे 0 डाल दिया, तो ये तो वैल्यू 1 हो जाएगा, k इक्वल टू क्या आ गया v अपॉन आर। ठीक है, अब उस ये जो k का वैल्यू है मैं इक्वेशन 4 में रखता हूँ, करंट आ गया क्या i इक्वल टू v अपॉन आर ई टू द माइनस ऑफ आर अपॉन एल इंटू टी। इसको टाउ भी बोलते हैं, जैसे पिछले बार बताया टी अपॉन टाउ भी लिखते हैं, टाउ जो है वो टाइम कांस्टेंट है,
जो कि जिसका वैल्यू होता है आरएल सर्किट के लिए एल अपॉन आर। आरसी के लिए अलग होता है, वो मैं बताऊंगा अगले लेक्चर में, ठीक है। तो डिस्चार्जिंग के लिए हमारा करंट का वैल्यू ये आया। आपको दिख रहा है कि ये एक्सपोनेंशियल है नेगेटिव साइन के साथ, तो इसका वैल्यू डिक्रीज करेगा, कुछ इस तरह करेगा, क्योंकि पहले कुछ ज्यादा रेट से डिक्रीज करेगा, उसके बाद फिर से स्लो होता जाएगा, स्लो डिक्रीज करेगा, और बाद में बहुत कम डिक्रीज करेगा, और ये लगभग जीरो होने में इसको भी इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा, ठीक है। यहाँ भी मान लेते हैं कि 4 टाइम कांस्टेंट के बाद ये ट्रांजिएंट रिस्पांस खत्म होकर स्टेडी स्टेट आ जाता है। यहाँ पे 4 टाइम कांस्टेंट ये लगभग थ्योरेटिकल हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल स्टेडी स्टेट आने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। अब ये बोलो कि स्टेडी स्टेट क्या है सर, ये पिछले वाले का था कि जब सर्किट पहले से चार्ज हो रहा था ना, इसका t इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू है वो इसको t इक्वल टू इनफाइनाइट पे आ रहा था। याद करो कि ऐसे ऐसे जा रहा था चार्जिंग के केस में, और वो वैल्यू t इक्वल टू स्टेडी स्टेट मतलब इनफाइनाइट टाइम के बाद आ रहा था, वो वैल्यू मैंने लिखा हुआ यहाँ। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, आप इसे चाहो तो ना भी लिखो तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसे चाहो तो रिमूव भी कर लो, ठीक है। अब यहाँ तक तो समझ में आएगा, लेकिन चलो इसको अब एक बार करते हैं कि लाप्लास से भी देख लेते हैं। आपके सिलेबस में भी है लाप्लास का एप्लीकेशन, जो कि लाप्लास से करके आपको यही करना है। अगर आप बोला कि लाप्लास को यूज करके आपको सर्किट का रिस्पांस फाइंड करना है, आरएल या आरसी जिसका भी, तो आपको लाप्लास ही यूज करना है, ठीक है। इसलिए मैं दोनों बता रहा हूँ कि आपको जो जरूरत हो आप उसे यूज करो, ठीक है। अगर आपको मेंशन नहीं है तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग लाप्लास से यूज कर सॉल्व करते हैं। फिर से मैं वही इक्वेशन, पहले वाला इक्वेशन जो था डिस्चार्जिंग के लिए केवीएल वाला, उसे मैं कंसीडर किया हूँ, माइनस ऑफ आई आर एल माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू 0। सिमिलर केस करना है लाप्लास के लिए, पहले ट्रांसफॉर्म करना है, उसके बाद सॉल्व करना है, उसके बाद इनवर्स करना है। ये तीन चीज याद रखना लाप्लास से किसी भी इक्वेशन को, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो पहले मैं लाप्लास ले रहा हूँ, पहले लाप्लास लेने के लिए क्या होगा, आई जो है वो अब आई एस हो गया, ठीक है। ये एस मल्टीप्लाई में नहीं है, बस ये क्या हुआ, जो आई टी था मैं आपको बताया था कि एफ टी तो है, जो एफ टी होता था लाप्लास वाले ट्रांसफॉर्म, जो सेकंड लेक्चर है, एफ टी जो है लाप्लास के बाद क्या हो रहा था, एफ एस हो जा रहा था, ठीक है। सिमिलरली यहाँ आई है जो टाइम डोमेन में था, यहाँ पे जो लिखा हुआ है लेकिन वो टाइम डोमेन में है, टाइम के रेस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, तो वो जो था वो एस डोमेन में आ गया, ठीक है। अब देखो ये फिर से डिफरेंशियल है, डिफरेंशिएट किया हुआ है, ठीक है। तो इसका भी मैं लिखवाया था कि जो डिफरेंशिएट किया हुआ फंक्शन है, प्राइम किया हुआ है ऑफ डिफरेंशिएटेड फंक्शन है, उसका कैसे निकालते हैं, मैंने उसका प्रूफ भी किया हूं। तो वो जो आ रहा था एस एफ एस माइनस एफ जीरो। अब देखो यहाँ पे अगर आप आई जीरो क्या है, जीरो नहीं है, क्योंकि आई जीरो पे वैल्यू क्या था, वी अपॉन आर। टी इक्वल टू जीरो पे डिस्चार्जिंग केस के लिए करंट का वैल्यू वी अपॉन आर था, जो कि चार्जिंग के लिए इंफिनिटी स्टेडी स्टेट का वैल्यू था, ठीक है। यहाँ पे देखो जो ये वैल्यू आ रहा था स्टेडी स्टेट में आ रहा था चार्जिंग के केस में, लेकिन डिस्चार्जिंग केस में ये वाला वैल्यू जो है वी अपॉन आर टी इक्वल टू जीरो पे है, उसके बाद घटने लगा है और स्टेडी स्टेट पे कहीं जीरो होगा, ठीक है। तो आई का वैल्यू, आई जीरो का वैल्यू हमको रखना है बी अपन आर, बाकी सब तो सेम ही है, ठीक है। और एल मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो एल यहाँ पे नहीं था इसलिए डिवीजन में आ गया एल, और माइनस भी कॉमन लिया हूँ, माइनस लेके इधर भेज दिया, तो क्या आएगा, माइनस यहाँ भी प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, और इधर जीरो है तो जीरो ही रहेगा, ठीक है। अब देखो क्या करा, यहाँ पे आई एस है और यहाँ पे भी आई एस है, कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या यहाँ वाला एस बच गया यहाँ पे, और यहाँ बना, यहाँ का आर अपन एल बच गया यहाँ पे, ठीक है। और ये बी अपन आर जी माइनस के साथ था यहाँ पे, इधर आ गया प्लस हो गया, ठीक है। अब आई एस का वैल्यू क्या आएगा, v अपन आर, ये जो कांस्टेंट था इसलिए मैं इसको अलग ही लिखा हूँ, ताकि इंटीग्रेशन जब मैं इसका इन्वर्स लूँ तो आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। और ये वाला चीज ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर आ गया, ये इधर आ गया, ठीक है। अब देखो ये v अपन आर दिया तो कांस्टेंट है, इसको भूल जाओ, यहाँ क्या है 1 अपन s प्लस आर अपन एल, तो फिर यहाँ पे क्या प्लस के साथ है तो इसका क्या आएगा इनवर्स, इनवर्स लेंगे तो माइनस के साथ ये अपॉन माइनस के साथ आर अपन एल इंटू टी,
ठीक है, तो वही लिखा हूँ। बी अपन आर पहले से था, व्यू पहले से रहेगा, और एस डोमेन गलत हुआ था एस में, उसका इन्वर्स लेंगे तो अब टी में हो जाएगा। बी अपन आर, टी अपन लिखो या आई भी लिखो तो कोई बात नहीं है, कि जब आई की केवल वाई लिखते हैं तो इसका मतलब यही चल रहा है कि टाइम के रेस्पेक्ट में है लिखा हुआ या टाइम डोमेन में लिखा हुआ है। बी अपन आर जो होगा ई टू द पावर माइनस ऑफ आर अपन एल इंटू टी, फिर से हो गया ये वही जो इक्वेशन मैंने क्या यहाँ पे लाए थे, ये वाला। ठीक है, तो आपको पता चला ये भी कितना आसान होता है लाप्लास वाला, 3 स्टेप करना है हमको और ये इजीली आ जाता है। ठीक है, ठीक है यार, इस वीडियो के लिए इतना ही, और नेक्स्ट जो होगा ऐसी एक्साइटेशन वाला जल्दी अपलोड करेंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में सब दोस्तों के सर्कुलेट कीजिए जिनको भी जरूरत है। ठीक है, और आपको क्या इसमें फीडबैक है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उसको अगले वीडियो में जरूर इंक्लूड करूँगा। थैंक यू सो मच।